हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लासेस बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। आज से हम यहां पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज से जो सीरीज शुरू हो रही है इसमें आपको पढ़ाया जाएगा न्यूमेरिकल्स जो बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। यहां पर आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और आप देखेंगे कि हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल आप सीख पाएंगे हमारे साथ बहुत आसानी से। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल लगातार आपको मिलते रहेंगे और आप यहां पर बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगे आने वाली सारी क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप यहां रेगुलरली पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ आपके लिए नहीं है, हर एक बच्चे के लिए है, क्योंकि हर एक बच्चे की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होती है। तो आज से जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स का डर सता रहा था, अब भूल जाओ भाई। न्यूमेरिकल्स का डर आपके दिमाग में अभी हो सकता है कि दिमाग में आपका न्यूमेरिकल का डर हो, लेकिन आज से जब आप ये सारी क्लास हमारी देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स का डर तो आपके दिमाग से गायब हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न मेरे पास प्रश्न यहां पर लिखे हुए हैं और आप क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा इधर साइड में या फिर ऊपर साइड में, कहीं भी आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा और मैं यहां पर बात करूंगा उस प्रश्न के बारे में। दिया है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है। क्या बताया गया है, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल कितना है, F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। जरा ध्यान से देखिए, दो इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित दूरी पर है, मैं मान लेता हूं कितनी दूरी पर है, RE, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है तो RE मान लेते हैं। और दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनके बीच में वैद्युत बल जो लग रहा है वो कितना है, F न्यूटन है। तो भाई इस वैद्युत बल F को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि जब कोई दो आवेश होते हैं तो उनके बीच में वैद्युत बल लगता है। कूलाम ने ये नियम भी दिया था और उनके कूलाम के नियम के अनुसार जो वैद्युत बल लगता है वो कितना लगता है, तो बताया था उन्होंने K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। याद करो यार, K का वैल्यू 1/4πε0 रख सकते हो, आपकी मर्जी। मैं यहां पर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर लिख रहा हूं, तो मैंने लिख दिया K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर आप याद करें तो ये कूलाम का नियम था। कुछ लोग इसी सवाल को क्या लिखते हैं, फॉर्मूले को लिखते हैं K की जगह पर 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। भाई ये भी फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको शॉर्ट में इस तरह से याद रखता हूं, ज्यादा बेहतर है, बोलने में आसान रहता है इसलिए। ठीक है, देखो मैं हर एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं और भाई न्यूमेरिकल जब समझोगे ना तभी तो डर खत्म होगा। रटे नहीं जाते न्यूमेरिकल्स, रटे नहीं जाते, समझना होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है और हर एक चीज मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताता हूं। इसलिए भाई समय लग सकता है, धैर्य के साथ क्लासेस देखिएगा। गारंटी लेता हूं अगर आपने हमारी सारी क्लासेस देखी तो आपका न्यूमेरिकल का डर जो आपके दिमाग में बैठा है ना, कोसों दूर चला जाएगा। चलो आइए, क्या बताया है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच में लगने वाला बल F न्यूटन है। जरा बताइए इलेक्ट्रॉनों के बीच में कितना बल लगेगा, कूलाम के अनुसार बल लगेगा K। ओके, Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, QE लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश को। Q2 मतलब भी इलेक्ट्रॉन का आवेश है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूसरा भी है, तो QE लिख दिया मैंने। अपान में R स्क्वायर और दूरी कितनी है, यहां पर मैंने RE लिखा है तो RE स्क्वायर लिख दिया। इतना बल लगना चाहिए और ये बल किसके बराबर है, उसने बताया ये जो बल है वो F न्यूटन है। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला जो बल हमारे अनुसार होना चाहिए QE अपान R स्क्वायर। और इन्होंने बताया ये बल किसके बराबर है, F न्यूटन के बराबर है। ये इक्वेशन भैया ये हमने कूलाम के नियम के इक्वेशंस लिखे हैं, लगाना हमने यहां से शुरू किया है। अब
अब क्या पूछा है, अब इसने पूछा है कि अगर बराबर इसकी आधी दूरी पर, जितनी दूरी पर ये इलेक्ट्रॉन रखे हैं, प्रश्न देखिए आप, जितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन रखे हैं उसकी आधी दूरी पर अगर 2 प्रोटॉन रख दिए जाएं, इसकी आधी दूरी पर, ठीक है, आधी दूरी पर 2 प्रोटॉन रख दिए जाएं तो बल कितना होगा। तो जरा बताइए कि प्रोटॉनों के बीच की दूरी अगर मैं आरपी से लिखूंगा तो आरपी कितना है, आरई का आधा बताया है, आधी दूरी पर रखना है तो आरई का आधा। प्रोटॉनों के बीच की दूरी इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी की आधी लेनी है, और आवेश तो आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बराबर ही होता है। तो प्रोटॉनों पर लगने वाला जो बल है वो अगर मैं एफ डैश अभी मान करके चलता हूं कि एफ डैश है, क्योंकि एफ इसको माना था, हमें एफ डैश ही निकालना है एक्चुअल में। इसने बोला है कि प्रोटॉनों के बीच में कितना बल लगेगा, मतलब एफ डैश हमें चाहिए। तो एफ डैश हम निकालेंगे कैसे, इसके लिए आप कॉन्सेप्ट सुनिए भाई। एफ डैश निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एफ डैश बराबर में Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे। K लगाया, Q1 का मतलब जरा बताओ, Q1 का मतलब है प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मैंने QE लिखा था, इसका भी मैंने QE ही लिख दिया। भाई प्लस माइनस का अंतर होता है लेकिन आवेश की मात्रा तो बराबर होती है। प्रोटॉन दूसरा भी है तो इसका भी QE लिख दिया, अपान में आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मतलब है यहां पर आरपी का स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब यहां पर क्या है, आरपी का स्क्वायर। अब ध्यान से देख रहे, ये इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल था, ये प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल है। दोनों बलों के इक्वेशंस हमने कहां से प्राप्त किए हैं, कूलाम के नियम से। कोई दिक्कत है किसी को बोलो, अब इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से भाग कर देते हैं, मतलब F अपान F डैश, F अपान F डैश ज्यादा बेहतर होगा। आपको F डैश का वैल्यू चाहिए तो F डैश को ऊपर रखो, F को नीचे रखो, मतलब इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करो, ज्यादा बेहतर होगा। चलो हम भी यही कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को भाग करना है समीकरण 1 से। कैसे भाग करेंगे, मतलब भाई F डैश को भाग करना है किससे, F से, ठीक है। इस वाले समीकरण को भाग करना है इस वाले समीकरण से, तो जरा इस वाले समीकरण को ऊपर लिखते हैं। क्या है बताइए, K QE अपान कितना जोला, जरा बोलो, आरपी, ओके। अपान में आरपी स्क्वायर है भाई, आरपी स्क्वायर है, और अपान में क्या है, इससे भाग करना है, K QE अपान RE स्क्वायर। जरा बोलो यही है कि नहीं है, हाँ भैया यही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर के क्या करोगे, F डैश अपान F, कुछ कट रहा है क्या, ये ऊपर पूरा खत्म, ये ऊपर पूरा खत्म। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते हैं। ये 1 अपान RP है, ये 1 अपान RE बचेगा, ये पलट करके RE ऊपर जाएगा, RP तो बटे में है, समझ रहे हो। अब मैं तुमको आप विस्तार से समझा देता हूं, ये 1 अपान RP बचेगा, 1 अपान RP का स्क्वायर, ओके। इसको मैं पलट करके लिख देता हूं, RE स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहां पर जो 1 बचेगा वो नीचे हो गया, ओके। क्लियर क्लियर, कोई कॉन्सेप्ट तुमको अगर बाहर जाए तो बताना भाई। F डैश अपान में F बराबर में RE, तो RE है ही, ओके। RP को अब क्या लिखोगे, RP जो था वो RE का आधा था, तो मैं RP की जगह पर RE बटे 2 लिखूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा, RP स्क्वायर। ऊपर RE स्क्वायर हो गया, नीचे RP स्क्वायर। RP स्क्वायर का मतलब क्या है, RE बटे 2 का स्क्वायर। अब तो आप जान ही रहे होंगे भाई, किसको इतनी मैथ नहीं आती, दुनिया को आती है। ये हो जाएगा RE स्क्वायर बट्टे में 4, और ये 4 पलट करके भैया फिर ऊपर जाएगा, इसको मैंने काट दिया, 4 पलट के ऊपर गया 4। F डैश बराबर में F डैश अपान में F बराबर में 4, F डैश निकालना है, 4 उधर कर दो, तो जरा बताइए F डैश बराबर क्या हो गया, 4F। मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल अगर F था तो 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल 4F होगा यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाएगी। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल कॉन्सेप्ट। हो सकता है कि इस फॉर्मूले को या इस क्वेश्चन को मैं बहुत शॉर्ट तरीके से भी बता सकता था, लेकिन मैंने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आया होगा, मुझे लगा रहा है कि आपको समझ में आया होगा, लग रहा है, कैसा बोला मैं, ध्यान से। चलो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया जरूर होगा। अगर भाई आया है लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, और हाँ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर देना यार, जो भी बच्चे बेचारे जिनको डर लगता है न्यूमेरिकल से, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सबसे बड़ा हवा होता है, दिमाग में होता है हवा,
हवा होता है ये बच्चों के, ठीक है। तो इसको मैं दूर करने वाला हूं, इसलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। मेरा भी सपोर्ट होगा, अपने दोस्तों का भी सपोर्ट करोगे, आप शेयर कर दोगे, उनको भी सपोर्ट मिलेगा मुझसे, और मेरा भी सपोर्ट होगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए दोनों काम एक साथ, मतलब एक तीर से दो निशान, ऐसे ना कुछ होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आइए, और प्रश्न नंबर 2 भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, बहुत आराम से करेंगे, लेकिन देखोगे आप हर एक प्रकार का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। आज इसका पार्ट नंबर 1 है, और मैं भी चैप्टर नंबर 1 के हम का 2 पार्ट बनाएंगे। पहला पार्ट आज आप देख रहे हैं, दूसरा पार्ट जस्ट आपको मिलेगा इसके बाद में, और उसमें भी हम चैप्टर नंबर 1 के ही न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर तीसरे पार्ट, मतलब हर चैप्टर के करीब 2 पार्ट रखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो जरा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से दिया। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, क्या? यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, परावैद्युतांक मतलब होता है के, परावैद्युतांक को कैपिटल के से लिखते हैं, कितना है? 81 है, ओके। परावैद्युतांक 81 है, तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? जरा बताइए, निरपेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं? एप्सिलॉन को कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। आपने सुना होगा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ओके। निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन होती है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है। निरपेक्ष विद्युतशीलता की बात करें, एप्सिलॉन पूछ रहा है, के दिया है 81, एप्सिलॉन आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला आप याद रखना, और आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो भाई अब याद रखो। मैं जितने फॉर्मूले इस सीरीज में बताता जाऊंगा, उन फॉर्मूलों को आप अपनी कॉपी पर नोट करते जाओगे, उन फॉर्मूलों को याद कर लोगे, और इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे भाई, ठीक है। इसलिए हर एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लेना, हर एक फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी आपके सामने आएगा। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला? एप्सिलॉन आपसे पूछा गया है। एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू हमें पहले से पता होता है, बता दो किसको पता है? 8.85 गुणे में 10 की पावर कितनी होती है भैया, जरा बताओ यार। 10 की पावर -12 होती है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, शायद यही होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा बताइए, एप्सिलॉन नॉट का तो हमें वैल्यू पता है, के का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन बताना है। फॉर्मूला क्या है? तो याद रखना, के बराबर में होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये एक फॉर्मूला होता है। या फिर इसी को आप कह सकते हो कि एप्सिलॉन बराबर में होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। अब क्या बचा है बताइए, तुम्हारे दिमाग में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इसमें बचा क्या है? के का वैल्यू कितना है? 81। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब भैया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। अब भैया 81 और 8.85 की गुणा कर लो और उत्तर लिख लो, गुणे में 10 की पावर -12। इधर उधर पावर करना हो तो कर देना, और वही उत्तर होगा। मैं यार इतनी गुणा नहीं कर पाता हूं, आप कर लेना, ठीक है। और करके मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर बता देना, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ेंगे और आगे करते हैं। यार ऐसा कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, मुझे यकीन है, 12th में पढ़ रहे हो भाई, हैं। अब ये भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न जो आपके पास है भाई वो क्या है? प्रश्न दिया गया है 5 × 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। भैया कितना बिंदु आवेश दिया है? बिंदु आवेश का मान दे दिया भैया। बिंदु आवेश का मान कितना है? 5 × 10 की पावर -8 कूलाम, ओके, बता दिया। कितनी दूरी पर इस आवेश से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी मतलब आपसे दूरी पूछ रहा है, मतलब आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आर पूछ रहा है। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? 450 वोल्ट, 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। आपसे बहुत हलवा सवाल पूछा गया है। और याद करिए, जब भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती थी तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको रटा होगा भाई। चैप्टर नंबर 1 में अगर यह फॉर्मूला आपको नहीं रटा है तो फिर आपने फिजिक्स पढ़ी नहीं है। क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता था E इज इक्वल टू क्या होता था? KQ/R²। अच्छा, तुम सोच रहे हो कि यार ये नहीं होता था। अरे भैया यही होता था। मैंने बताया K का मतलब क्या होता है? 1/4πε0 इंटू में Q/R²। भैया ये पढ़ा है तो आप ये लिखो या ये लिखो। मैंने बोला मैं इसको K बोलता हूं और K बोलने से बहुत आसान, याद करने में आसान हो जाता है, KQ/R²। अब इसको बोलो 1/4πε0 इंटू Q/R², बड़ा हो जाता है, समय लगता है। ठीक है, तो KQ/R²। ओके, अच्छा अब इसका वैल्यू किसको नहीं पता? नहीं पता है तो भैया गलत कर रहे हो, याद कर लो, अभी याद कर लो। E का वैल्यू आपको पता है। अब यार फॉर्मूला क्या है आपके पास? ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू, डकार खाना खा के आया भाई, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R²। यही तो सूत्र है, जरा बोलो है कि नहीं है? है। ओके, आपको चाहिए क्या? R चाहिए तो R² को इधर ले आओ, E को बटे में कर दो। मैं ला रहा हूं R² को, R² इधर आया, बोलो हाँ। ओके, यहां पर क्या बना? 1/4πε0 तो पहले से है, Q के बटे में R² तो इधर चला गया, तो E उसकी जगह पर आ गया। ओके, अब क्या करना है भैया? कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसा करना है? कठिन है क्या? बिल्कुल कठिन नहीं है। कैसे? R² बराबर, ध्यान से देखना, 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 9.0 इंटू 10⁹। अब यार 0.00 लिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो 9 इंटू 10⁹ में लिख रहा हूं। इंटू में बोलो भैया Q का मान कितना? तो Q का मान आपको दिया गया, कितना दिया गया? 5 × 10⁻⁸। ओके, अपान में E का मान दिया गया कितना? 450। ओ कितना आराम है भैया, 5 नमा 45 0, 9 एकम 9 10 बचा कि नहीं बचा? ऊपर क्या बचा? कुछ भी तो नहीं। R² बराबर 10⁸ से 9 से 10⁸ घट जाएगा, प्लस का माइनस का, घात बचेगी 1। ओके, और नीचे भी कितना? 10 ये बचा है। अरे यार घात 1 का मतलब कुछ थोड़ी होता है, 10/10 काट दो बस। R² बराबर क्या? 1, राइमिंग बन गई थी ना। ओके, तो R बराबर क्या? √1, अर्थात R बराबर क्या? 1। क्या 1? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर? क्या सेंटीमीटर नहीं भैया, मीटर होता है, ठीक है। तो R बराबर 1 मीटर, ये उत्तर आ गया। दोनों मतलब आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? 450 वोल्ट प्रति मीटर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कितना आराम से प्रश्न कर रहे हो आप, और ऐसे ही कर लोगे, हर प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। आपको लग रहा होगा सर जी यार बड़े सरल सरल प्रश्न दे रहे हैं और सरल सरल लगवा रहे हैं। भैया रुको, अभी आपको कठिन भी मिलेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। कठिन आते ही नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं आते भैया, ऐसे ही आते हैं। और मैं जब सिखा रहा हूं, जब अभी मैं यही प्रश्न आपको दे देता, कहता भैया लगाओ, तो आप घंटा भर सोचते पहले, फिर लगाना शुरू करते। भाई कठिन यही होता है। अब जब मैंने समझा दिया तो आपको सरल लग रहा है, अगर समझाया ना होता तो यही कठिन लगता। समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते और फालतू की बातें थोड़ी कम करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न भैया, छोटा मोटा जो कैलकुलेशन होगा ना, वो यार गुणा भाग आप कर लिया करो, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बहुत खराब है, और मेरे कैलकुलेशन के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन अपना करना है आपको अच्छी तरीके से। चलो अगला प्रश्न, वो भी किसके लिए? अरे आपके लिए। आपके लिए प्रश्न क्या है जरा सुनिए। प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है कि 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। भैया दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है, कितना है भैया? प्लस का 10 माइक्रोकूलाम। यार माइक्रोकूलाम का मतलब समझते हो? माइक्रोकूलाम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ओके, माइक्रो लगा है तो 10⁻⁻6 लगा देना, काम खत्म है। Q2 दूसरा आवेश कितना दिया है? -10 माइक्रोकूलाम। अरे -10 माइक्रोकूलाम का भी मतलब -10 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6।
ओके ओके। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, जरा बोलो दूरी कितनी है। तो दूरी है भैया, दूरी, अरे यार हटाओ भैया, दूरी कितनी है। तो दूरी है हमारी 1 मीटर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 1 मीटर। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अरे भाई मध्य बिंदु पर, अब जरा दिमाग में फिगर तैयार करो और फिर निकालो। ध्यान से देखो, मैं बोर्ड पर तैयार कर रहा हूं। एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर, यही तो बोला है इसने। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जरा मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, मान लिया मध्य बिंदु P है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आप देखोगे ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का आवेश है। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उसी की ओर, भीतर की ओर, ऐसे ही कुछ होता है ना। ओके, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ही वैद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में हो गए, और दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो दोनों को जोड़ लेना है। मतलब अगर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो आवेश Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र जो बनेगा E1 और आवेश Q2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा E2, दोनों को जोड़ करके मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अगर विपरीत डायरेक्शन में होते तो दोनों को घटा करके मिलता। लेकिन अब जरा समझो कि भैया E1 और E2 होंगे कितने, तो बराबर ही होंगे, क्योंकि आवेश दोनों बराबर हैं। 10 माइक्रोकूलाम 10 माइक्रोकूलाम, प्लस प्लस माइनस का अंतर है, आवेश बराबर है। ओके, दूरी बराबर है। क्या मध्य बिंदु की बात की है, 1 मीटर था, तो मध्य बिंदु का मतलब है इधर 0.5 मीटर और इधर भी 0.5 मीटर, मतलब दूरी भी दोनों की बराबर है। ओके, तो निकाल लेते हैं यार E1 और E2। E1 E2 बराबर होगा तो अलग अलग थोड़ी निकालेंगे, एक ही में लिख देंगे। E1 लिखो या E2 लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है वो अभी मैंने लिखा था KQ/R²। अब याद करो यार, यही तो होता है KQ/R²। अभी मैंने बोला था K का मतलब है 1/4πε0 Q/R², तो वही आप लिख सकते हो। ओके, अच्छा तो यहां पर क्या होने वाला है जरा बताओ। K का मतलब होता है 1/4πε0, जिसका मान हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 9 × 10⁹ ओके। Q मतलब है हम किसी एक आवेश Q1 ले लो या Q2 ले लो, कोई एक ले लो, क्योंकि दोनों के कारण बराबर ही वैद्युत क्षेत्र होगा, तो इसका ले लो या इसको ले लो, दोनों बराबर है। यहां पर चिन्ह नहीं रखे जाते, तो Q1 कितना हो जाएगा, Q की जगह पर मैं Q1 कर देता हूं, या Q2 कर सकते हो अगर E2 निकाल लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 ओके। KQ हो गया अपान R²। अब जो जरा बोलो अपान R² का मतलब क्या, R² मतलब दूरी का स्क्वायर। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकाल ले हो ना, Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकाल ले हो, तो दूरी तो यही है ना। दूरी कितनी है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। गलती ना कर देना कि ये R1 रख दोगे, पाप लग जाएगा भैया, ये R नहीं है, R1 कर देते हैं इसे, R1²। Q1 हो गया R1², Q2 होगा तो R2 होगा, दोनों ही बराबर होंगे, इसलिए मैं E1 निकाल ले रहा हूं, तो E2 अपने आप उतना ही मान लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो E1 बोलो या E2 बोलो, बराबर 9 और क्या, कुछ नहीं, 9 रखो, गुणे में 10 की पावर कितना, देखो 10 की पावर 1, ये 9 10 हो गई, 10 में से 6 घटा दो, ये माइनस की है, तो भैया कितनी बची 4। ओके, नीचे 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 0.25 हो जाएगा। दशमलव हटाने पर ऊपर 2 0 लगेंगे, तो भैया हम यहीं पर लिख देते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा हो तो अपना कैलकुलेशन समझ लेना। 9 पर 2 0 लगा दिए, नीचे पूरा 25 हो गया। ओके, गुणे में 10 की पावर 4 हो गया। ओके, काटते हैं चाकू से काटते हैं। ओके, E2 बराबर क्या हो जाए, 25 का पाड़ा 90 में पढ़ो, 900 में काट सकते हो। अरे नहीं काट सकते तो 5 से काट दो, मुझे पता है तो मैं काट रहा हूं, ठीक है। 25 का पाड़ा 90 में, 25 × 75, कितना बचा 15 पे एक 0 लगाओगे 150, और 25 छक्का 150, 150, 36 बार गया पूरा, क्या गुणे में कितना, गुणे में 10 की पावर 4। ओके, इतना हो गया भैया। आगे तो E1 बराबर E2 बराबर 3 दशमलव में साइंटिफिक तरीका होता है यार, दशमलव तो होना चाहिए। तो दशमलव जब कहीं नहीं होता है तो लास्ट में होता है, और दशमलव अगर यहाँ आपको इधर खिसकाना है तो बनेगा 3.6। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, केवल 3।
वोल्ट प्रति मीटर इनका होता है। तो E1 इतना है, E2 भी इतना ही है, बराबर होगा E1 E2। आपको निकालना था बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जरा बोलो क्या होगा, E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 जरा बोलो कितना 3.6 गुणे 10 की पावर 3 प्लस E2 कितना 3.6 गुणे 10 की पावर 3, जोड़ोगे 3.6 जुड़ करके 7.2 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट प्रति मीटर। और ये आपका उत्तर आ चुका है, ये आपका उत्तर आ चुका है कितना 7.2 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर, या फिर इसी को आप न्यूटन प्रति कूलाम कह सकते हो। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा भैया। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया हर एक प्रकार का सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूं। धीरे धीरे आप देखोगे ना कि आप हर एक प्रकार का सवाल आसानी से कर पा रहे होगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अभी कर दो, और पसंद आ रही है क्लास तो भाई लाइक कर दो, अभी कर दो, भूल जाते हो, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना यार, ठीक है, मेरी भी हेल्प होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिए और समझिए इसको। क्या बताया है प्रश्न, देखो कितना अच्छा है। एक वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 वैद्युत आवेशों से बना है। कितना आवेश है, 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम का है आवेश, और एक नहीं 2 आवेश हैं इतने ही कूलाम के, विपरीत प्रकृति के हैं, मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है। इसका मतलब है कि आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है भैया। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आप जानते होंगे, एक ऐसा निकाय जिसके दोनों सिरों पर बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा पढ़ी थी ना, ओके। तो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर आवेश होता है, बराबर होता है, विपरीत प्रकार का होता है। तो यहां पर बराबर आवेश दिया गया है 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम, ठीक है, और यहां पर भी 1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम, बस विपरीत प्रकार का है, एक तरफ माइनस होगा तो दूसरी तरफ प्लस होगा, सिंपल इतना ही है। ओके, आगे बढ़ते। इस आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ओके, आगे बताइए। इस द्विध्रुव को 1 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा गया है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र कितना दिया गया है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसे हम ई से लिखते हैं, कितना है 1 गुणा 10 की पावर 5, 1 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। भैया बल आघूर्ण टाउ, और टाउ क्या, अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्सिमम ज्ञात करना है। सवाल समझे आप, सवाल समझे। एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसके दोनों सिरों पर आवेश बता दिया गया है, उसकी लंबाई, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी बता दी गई है, आपको वैद्युत क्षेत्र बता दिया गया है, आपको ज्ञात करना है टाउ मैक्सिमम। सिंपल तरीका है, टाउ का फॉर्मूला दुनिया को पता होगा, आपको भी पता होगा, टाउ बराबर होता है mb sin थीटा। किसको नहीं पता, नहीं पता तो अभी नोट कर लो। वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर mb sin थीटा। दिक्कत यह है यहां पर थीटा नहीं है भैया, थीटा इसलिए नहीं है क्योंकि उसने बोला है अधिकतम बल आघूर्ण निकालिए, और अधिकतम बल आघूर्ण के लिए sin थीटा का मान 1 हो जाता है। तो याद रखना, अधिकतम बल आघूर्ण की जब हम बात करेंगे, मतलब टाउ मैक्सिमम की जब हम बात करेंगे, तो केवल mb हो जाएगा, sin थीटा 1 हो जाएगा, सिंपल। ओके, m आपको पता है क्या, M आपको पता है क्या? अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, mb sin थीटा, मैं चुंबकीय आघूर्ण में पहुंच गया। देखो चुंबकीय आघूर्ण में पहुंच गया। क्या होता है pe sin थीटा, भैया क्या होता है pe sin थीटा। और देखो मेरा दिमाग यार, देख लो, चुंबकीय आघूर्ण दिमाग में आ रहा है, mb sin थीटा मैं बोल रहा हूं, ठीक है, pe sin थीटा, दोबारा सॉरी, ठीक है। मैंने क्या बोला, बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण टाउ बराबर pe sin थीटा होता है।
और जब अधिकतम बल आघूर्ण की बात करेगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो आपके पास फार्मूला टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, पीई। ओके, पीई। ओके, पी क्या होता है भैया, ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र जो दिया है, हमें पी नहीं दिया है। अब पी का सूत्र पता है, बहुत सारे बच्चे जो हमसे पढ़े हैं वो कहेंगे भैया हाँ पता है हमको, पी बराबर में 2QL होता है। हाँ भैया बिल्कुल सही तुम बोल रहे हो। दिक्कत यहाँ पे है, यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं यहाँ पर द्विध्रुव की लंबाई 12 लिया करता था, तो पी बराबर में क्या होता था, Q इंटू में 12 मतलब होता था द्विध्रुव की कुल लंबाई। अगर आपने इस द्विध्रुव की लंबाई को केवल L लिखा है तो आप मान लेना Q इंटू L होगा सूत्र। भैया ये 12 है तो हम वहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो, न्यूमेरिकल लगाते समय बल आघूर्ण का सूत्र P बराबर Q इंटू डी से याद रखा करो। D मतलब होता है द्विध्रुव की लंबाई। तो दोनों आवेशों में से एक आवेश ले लो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जिसे हम D से लिख देते हैं, द्विध्रुव की लंबाई को मैं D से लिख देता हूं। तो Q इंटू डी, बल आघूर्ण का फॉर्मूला P बराबर 2QL की जगह पर मैं Q इंटू डी न्यूमेरिकल के लिए सजेस्ट करूंगा, आप याद कर लीजिए। ओके ओके ओके, 2QL रखा, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्यों यहां पर रेखा 12 को मैं D लिख रहा हूं, क्योंकि 12 की जगह पर मैं 2 लिखूंगा तो कहोगे भाई 12 का मतलब 2 क्या है यार, तो यहां पर मैंने D लिख दिया, D का मतलब है 2, कहानी खत्म है, झंझट खत्म है, ठीक है। तो P बराबर Q इंटू डी याद रखो। ओके, तो पहले भैया P निकालो, E तो पता है तभी तो टाउ मैक्सिमम निकाल पाओगे। तो P निकालने के लिए क्या करोगे, निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, यहां पे हम डायरेक्ट ही यहीं पर रखते हैं और टाउ मैक्सिमम ही निकालते हैं। P की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, Q इंटू डी, और इंटू में क्या है, इंटू में E है। ओके, टाउ मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, Q का मान रखना पड़ेगा। Q क्या, दोनों में से कोई एक रख दो, बराबर ही है, 1 गुणे 10 की पावर -6। D क्या, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर रख दो। 2 सेंटीमीटर यार, 2 सेंटीमीटर नहीं रखना होता, मीटर में रखना होता है दूरी को, और मीटर में कितना है, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। बोलो, जब भी मीटर में बदलते हैं सेंटीमीटर को तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, मीटर में बदल गया, ठीक है। तो भैया दूरी D बराबर हो गया, 2 सेंटीमीटर था तो मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर दिया। और E का वैल्यू क्या है, तो E का वैल्यू है 1 गुणा 10 की पावर 5। कैलकुलेट कर दो भैया, बलागुण आ गया टाउ मैक्सिमम, टाउ अधिकतम बलागुण टाउ 1 दूना 2, 2 एकम 2, अरे क्या बात है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -2 मिलकर के हो गई 10 की पावर -8। ओके, और प्लस वाली 10 की पावर 5। ओके, टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर -3। अब यार 2 अच्छा नहीं लगता, साइंटिफिक रूल है कि भैया दशमलव जरूर दिखाओ, तो इसको 2.0 गुणे 10 की पावर -3 जूल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जूल क्या लिख सकते हैं, जूल है, जूल लिख सकते भैया। पी का मात्रक क्या होता है आप समझो, अपना समझ लो, ठीक है। टाउ बराबर इतना हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो मेरे आपको समझ में ये बात तो आ गई होगी, ठीक है, आ गई कि नहीं आ गई। अब ये ना हो यार जूल लिख दिया, चलो मैं मात्रक ही लिख देता हूँ। मात्रक कैसे लिखोगे, अच्छा बताओ, मात्रक अगर आपको ना याद हो, जैसे मुझे अभी नहीं याद आ रहा यार इसका मात्रक क्या होता है, तो अब क्या करोगे आप, सूत्र यार तो है तुम्हारे पास, टाउ बराबर पीई है। पी का मात्रक पता है, नहीं पता है तो कूलाम मीटर होता है, याद रखो यार, कूलाम मीटर होता है। पी का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ओके, और ई का मात्रक क्या होता है, ई होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो भैया कूलाम से कूलाम खत्म, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो भैया इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, और एक जूल भी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सही लिख दिया था शायद 2 कैसे, ठीक है। तो न्यूटन मीटर हो गया। आगे बढ़े अगले सवाल पे चलो, इसको नोट कर लो यार, नोट क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नोट करने दूंगा यहाँ आपको, है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल देखेंगे। लेकिन हाँ यार, अगर पसंद आ रही ना क्लास अगर आपको, तो भाई शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, और पूरी क्लास देख के जाना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी कर लो, मौका है, पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आप हमारे साथ पढ़ने वाले,
सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आए हुए हैं, जो आने की संभावना है, हर प्रकार के न्यूमेरिकल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप देखेंगे आपका न्यूमेरिकल का डर छू मंतर। ओके, न्यूमेरिकल का डर छू मंतर, क्या राइमिंग बन जाती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिए। एक वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान से सुनो भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में कितने वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र मतलब ई, कितने वैद्युत क्षेत्र में 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। भैया 10 की पावर में 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ओके, के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। कितने कोण पर रखा है? थीटा कितना दिया? 30 अंश के कोण पर रखा है, अच्छी बात है। और उस पर 6 गुणे 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। कितना बल आघूर्ण लग रहा है? बल आघूर्ण मतलब टाउ। कितना लग रहा है बल आघूर्ण? 6 गुणा 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर, ओके, बल आघूर्ण लग रहा है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम कहते हैं P, अभी तो बता रहे थे, P की गणना करनी है। सिंपल फॉर्मूला, टाउ का फॉर्मूला आपको पता है, टाउ बराबर, अभी देखा ना, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब अधिकतम बल आघूर्ण नहीं कहा है भाई तो साइन थीटा को छोड़ दोगे, अधिकतम बल आघूर्ण कहेगा तब ना साइन थीटा को छोड़ोगे, ऐसे ही थोड़े छोड़ दोगे। तो टाउ बराबर PE साइन थीटा। आपको क्या चाहिए? P, मतलब P चाहिए तो E साइन थीटा को टाउ के बटे में कर दो, मतलब P बराबर क्या बनेगा? टाउ के अपान में E साइन थीटा। ओके, चलो रख दो मान जिसको पता है। टाउ का मान कितना? 6 गुणा 10 की पावर -24, ओके। ई का मान 10 की पावर में 5, ओके। साइन थीटा का मान भैया 30 अंश, थीटा का मान कितना? 30 अंश, ओके ओके। पी बराबर में क्या बना? 6, ओके, 6 गुणे में 10 की पावर -24 बटे में 10 की पावर 5 साइन 30 का मान होता भैया 1/2। इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने हाई स्कूल में, कक्षा 8 में कभी भी पढ़ी हो। साइन 30 का मान याद रखना, मतलब साइन और कॉस वाले मान याद रखा करो यार, ये फिजिक्स में बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब ये 2 वाला तो पलट के बेचारा ऊपर जाएगा, तो P बराबर 6 दूनी 12 बना देगा ये, गुणे में 10 की पावर -24 है, ये 10 की पावर 5 भी ऊपर कर दो, 10 की पावर -5 हो जाएगा। घात जब ऊपर जाती है चिन्ह बदल जाता घात का, ओके। नीचे 1 बचेगा, मतलब नहीं है उससे। P बराबर 12 गुणे 10 की पावर 24 और 5 29 हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं। दशमलव यार तुमको चाहिए ना, तो दशमलव यहाँ पे लगा दो, 1.2 गुणे में 10 की पावर कितना हो जाएगा? इसको आपने छोटा किया, इसको क्या कर देंगे? 28 कर देंगे, और ये आपका आ जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण का? कूलाम मीटर। क्या होता है? कूलाम मीटर। तो 1.2 गुणा 10 की पावर -28 कूलाम मीटर। और मेरे ख्याल से ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सवाल ही है यार, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कल वाले सवाल भी बड़े अच्छे खासे होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से बोल देना भैया आओ इस चैनल पर, अगर पढ़ना है न्यूमेरिकल्स तो आओ यहाँ पर पढ़िए, हमसे डेली क्लास ज्वाइन करिए भाई। लेकिन यार डेली क्लास आपको देखनी है, अगर आपने क्लास डेली नहीं देखी तो मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपने क्लास डेली देखी, हमारी सारी क्लासेस आप देख ले जाते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो न्यूमेरिकल का हुआ आपके दिमाग में बैठा है ना, ये छूमंतर हो जाएगा, ठीक है, सच में बता रहे हैं। चलो आगे बढ़ते, और ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हम बढ़ेंगे आगे की ओर, और आगे की ओर बढ़ के कहाँ जाएंगे भाई? तो चलते हैं कहीं पर, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? न्यूमेरिकल सिखाएंगे, और डेली सिखाएंगे, और हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल आपके पास आएगा। ये चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शायद अगर 2-3 दिन बाद देख रहे होगे तो ये दूसरी क्लास आ चुकी होगी, जा करके तुरंत देख लो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अगला प्रश्न लगाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा। फिर
दिख रहा है कि एक गुणा प्लस एक गुणा 10 की पावर -6 कूलाम और -1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर वैसा ही कुछ है कि नहीं है? ये भी बिंदु आवेश अगर छोटी दूरी पर स्थित होते हैं, बराबर आवेश विपरीत प्रकार के आवेश, तो भाई वैद्युत द्विध्रुव ही बनाते हैं। तो मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव ही बन रहा होगा अगर दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित हैं और बराबर आवेश के हैं और विपरीत प्रकार के हैं। एक पर है +1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम, एक पर है -1 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है, कितनी दूरी पर स्थित है बताया है? 2 सेंटीमीटर की दूरी। यार ऐसे सवाल अभी लगाए थे क्या हम? कोई नहीं, कोई बात नहीं है। स्थित है वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र, यार सवाल तो वही है लेकिन पूछा कुछ अलग है। 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। आगे बताया विद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है भैया? स्थितिज ऊर्जा आपकी बात पूछा है। स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछ रहा है, जिसे हम यू से लिखते हैं, आपको ज्ञात करनी है। और एक बात, एक वर्ड वहां पर पढ़िए, स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। भैया स्थायी संतुलन की स्थिति में, अब याद करो स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? आप बताइए, सोचो, पढ़ा होगा आपने। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भाई होता है U बराबर माइनस का PE cos थीटा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर -PE cos थीटा। ओके, अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, क्या आपको कहीं पर थीटा दिया गया? नहीं दिया गया, लेकिन उसने इसीलिए एक वर्ड बोला है, क्या? स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जब भी स्थायी संतुलन की बात करेगा तो थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो अभी यार वीडियो कट गया था, मैं यहां पर पढ़ाता रहा, मैंने ये सब पूरा सवाल कर दिया और इसके बाद में मैंने देखा कि वीडियो में शूट ही नहीं हुआ है भैया, कट गया था। चलो मैं शायद मैंने अभी देखा है, तो यहां तक आपने समझ लिया है। U बराबर PE cos थीटा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं यहां से मिटा करके आपको दोबारा पढ़ा रहा हूं। यार ऐसा कई मेरे पास मतलब मेरे साथ ऐसे अक्सर हो जाता है। क्या हो जाता है अक्सर? कि मैं पढ़ाता रहता हूँ, वीडियो शूट ही नहीं होता। कभी कभी मैं वीडियो ऑन ही करना भूल जाता हूँ। ऐसे घटनाएं हो जाती हैं यार मेरे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया? U बराबर -PE cos थीटा होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है -PE cos थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा दिया है क्या आपके सवाल में? नहीं दिया है। तो थीटा नहीं दिया तो थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब है कोण। और जब भी बोलेगा स्थायी संतुलन की स्थिति में, तो स्थायी संतुलन की स्थिति में का मतलब हो गया थीटा आपका 0 है। अस्थायी संतुलन की स्थिति में बोल देता तो थीटा आपका 180 अंश होता। ये याद कर लो, स्थायी संतुलन की स्थिति में थीटा मार्कर मेरा कुछ दूसरा। ओके, हाँ, तो स्थायी संतुलन की स्थिति में थीटा को क्या लेते हैं? 0 डिग्री। अस्थायी संतुलन की स्थिति में थीटा को क्या लेते हैं? 180 डिग्री। यहां पर स्थायी संतुलन बोला है, इसलिए थीटा क्या है? 0। ओके, थीटा को 0 रखिए। P का फॉर्मूला आपको पता है क्या? नहीं पता है तो आपके पास फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। P बराबर में 2QL बोला था कि नहीं बोला था? इसको मैंने कहा था P बराबर में क्या होगा भैया? Q इंटू 2L। 2L का मतलब क्या होता है? तो 2L का मतलब होता है दूरी। तो मैंने बताया था आपको Q इंटू D के रूप में ये फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा बेहतर है न्यूमेरिकल्स लगाते समय। ओके, सो P बराबर Q इंटू D। अब जरा यहां पर मैं लिख दूंगा U इज इक्वल टू माइनस में P की जगह पर Q इंटू D इंटू में E cos थीटा। ओके, cos थीटा। ओके, रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। माइनस का Q का मान क्या है? Q मतलब इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लो। 1 गुणा 10 की पावर -6। D कितना है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, 10 की पावर -2 से गुणा करिए। तो Q का वैल्यू 1 गुणा 10 की पावर -6। D का वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी है तो 2 सेंटीमीटर था, मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा। इंटू में E का वैल्यू क्या है? 1 गुणा 10 की पावर 5। 1 गुणा 10 की पावर 5 cos थीटा का मतलब है 0।
ओके, चलो हल कर दो, अब कुछ बचा ही नहीं है हल करने में। क्या हो जाएगा भैया, 1 दूना 2, 2 एकम 2, 2 ही रहेगा, माइनस का रहेगा 10 की पावर माइनस का 6 माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 8 हो गया, 10 की पावर प्लस का 5 है। cos 0 का मान 1 होता है, याद रखिएगा। u बराबर 2 एकम 2 ही रहेगा, 10 की पावर -5 प्लस का -8 प्लस का 5 घटा करके 3 बचेगा, और भैया जूल होगा, क्योंकि ये स्थितिज ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, अर्थात इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा, मान होगा जो उत्तर आपका आया है U = -2 इंटू 10⁻³ जूल। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अगर आया है। जाना नहीं है, अभी कहीं नहीं जाना, थोड़ा सुन के जाइए मेरी बात को, मैं जो आपको बताने वाला हूं। भैया अगर आया है तो भैया लाइक कर दो इस वीडियो को, तुरंत अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, दोस्तों से कहिए कि भाई यहां आइए, आपका न्यूमेरिकल का डर खत्म करने के लिए हम हैं यहां पे। आपके दिमाग में जो न्यूमेरिकल का डर है ना, तो वो खत्म कर देंगे, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने हमारी शुरुआत से लेकर के अंत तक की सारी क्लासेस देख ली। हर एक चैप्टर की 2 क्लासेस होंगी न्यूमेरिकल की। चैप्टर नंबर 1 की एक क्लास ये है, एक क्लास जस्ट आएगी, ठीक है। तो हर एक चैप्टर की 2 क्लासेस होंगी, और ये 2 क्लासेस अगर आप देख करके जाते हो तो आपका न्यूमेरिकल का डर खत्म हो जाएगा। लेकिन हां, आपको सारी पूरी क्लासेस देखनी पड़ेंगी रेगुलरली, ठीक है। और अगर नहीं देखते हो तो भैया मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन हां देखोगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आपका न्यूमेरिकल का डर खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, शेयर नहीं किया इस वीडियो को अभी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दो। और कमेंट अगर कुछ करना हो, मेरी बुराई करनी हो या मेरी बड़ाई करनी हो, ठीक है, कुछ भी करनी हो यार कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। चलो अगली बार मिलते हैं फिर आगे के क्वेश्चंस के साथ में अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।